बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के हवाले से, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि उनकी रिटायरमेंट की तारीख में तोसी दी गई है, उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। आज ये जो तफसीली फ़ैसला है ये आ गया एक रोज़ कबल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए पहले ही इंदिया दे दिया था कि उनकी इस टेन्योर में, यानी जब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसमें ये फ़ैसला आ जाएगा, और उसके एक रोज़ बाद ही ये फ़ैसला आ गया। यहाँ आपको ये बताते चले कि जो फ़ैसला तहरीर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया है, लेकिन इसमें एक जो नोट है जो कि यानी इस फैसले को इंडोर्स करता है, वो नोट चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से भी एक ये रिमार्क्स या नोट जो है वो डाला गया है। यानी इस फैसले की हिमायत में एक नोट मौजूद है। फैसला तवील है, तकरीबन 42 या 43 सफ़हात पे मबनी ये फैसला है, जिसमें कुछ सवालात का तयन किया गया है। यानी अगर हम ये फैसला पढ़ते हैं तो इसका आगाज़ जो है वो सवालात से होता है। जिस तरह कोई जब सूट की प्रोसीडिंग्स होती है तो उसमें बाकायदा चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, सवालात रेस किए जाते हैं, उसके बाद फैसले में दरअसल उनका जवाब तलाश किया जाता है। उसी तरह इस फैसले में भी शुरू में ही, यानी इसके आगाज़ में ही कुछ सवालात किए गए हैं। यानी क्या कोई ये जो हुकूमत है ये कानून की है या लोगों की है? इसके अलावा और बहुत से सवालात ऐसे उठाए गए हैं जिनसे कि अब ये समझा जा रहा है कि ये जो मुद्दत मुलाजमत का मामला है ये शायद अब इसे हल कर लिया जाएगा। यहाँ आपको ये बताते चलें कि अगर कानून ना बन सका तो 6 माह में फिर आर्मी चीफ जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। इस फैसले में वाज़ेह तौर पे ये भी बयान कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कोई इख्तियार नहीं था। यानी जो अगस्त में नोटिफिकेशन निकाला गया था इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एस चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दोबारा से तैनात किया था, वो नोटिफिकेशन कम अज़ कम कलअदम करार दे दिया गया। यानी उसकी कोई हैसियत कानून में मौजूद नहीं है। इसी तरह इस फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर कानून का मुताला किया जाए तो कहीं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेन्योर का जिक्र नहीं है। हालांकि माजी में ऐसा होता आया है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर है वो 3 साल का समझा जाता है, लेकिन 3 साल के टेन्योर का कानून में कहीं वाज़ेह तौर पे जिक्र नहीं है। इसके अलावा इस फैसले में आर्टिकल 243 बी यानी 243(4)(b) का जो जिक्र किया गया है उसके हवाले से भी बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जो इख्तियारात हासिल हैं वो भी क़वानीन के तहत ही हासिल हैं। यानी आर्मी सर्विस रूल्स की बात की जाए या जो लॉज सर्विस को गवर्न करते हैं उनकी बात की जाए, तो सदर मुमलिकत के जो सवाबदीदी इख्तियार हैं या इस अपॉइंटमेंट के हवाले से जो इख्तियार है वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के यानी आइन और क़वानीन के हवाले से ही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं एक मुल्क का बहुत बड़ा नाम कानूनदान है, माहिर कानून है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम, आपसे ही जानना चाहेंगे पहले तो ये जो फैसला आया है तकरीबन 43 यानी 43 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है, जिसमें से 42 सफ़हात पर फैसला तहरीर किया गया और पहला पेज जो है वो उसकी पार्टीज़ के हवाले से है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो सवालात इसमें उठाए गए यानी फैसले का जिस तरह आगाज़ होता है या इब्तिदा होती है, तो क्या अहम सवालात हैं जो फैसले के शुरू में उठाए गए हैं और उसके बाद ये पूरा फैसला उन सवालात के जवाबात पर मुहित है? सही, अमूमन यही होता है कि कुछ जो उसको हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती, इश्यूज फ्रेम हो जाती हैं कि इन मामलात के ऊपर बाकायदगी से नजर यानी गौर कर रही है अदालत, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि ये मामलात हैं। फिर उसकी वो बाकायदा उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं और तशरीह करके, और उसके बाद उनका अपना फैसला आता है कि उनकी क्या राय है उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। तो ये एक उनका अपना सिस्टम है करने का, इसमें कोई ऐसी इब्हाम नहीं है, इसमें बिल्कुल सही अंदाज में बाकायदगी से उस चीज को रखा गया है और उसकी बिना पे उन्होंने अपनी असेसमेंट दी है, जिसको हम कहते हैं जजमेंट।
बैरिस्टर शाहिदा जमील साहब, यहाँ से ही जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ का जिक्र किया जो नॉर्मल सूट्स में होता है कि बाकायदा इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन ये इश्यूज़ अदालत के हुक्म पे दोनों फरीक़ैन के दरमियान तय होते हैं। यानी अदालत का काम सिर्फ उन इश्यूज़ को मॉडरेट करना होता है कि मुद्दई क्या कहता है और जो यानी मुद्दई अलैह है वो क्या कहता है, यानी पिटिशनर क्या चाहते हैं या जो सूट फाइल करने वाला है वो क्या चाहता है और डिफेंडेंट्स क्या चाहते हैं। मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा कि पिटिशनर जो थे वो तो अपनी एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर रहे थे और रियाज हनीफ राही, तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हैं, क्या इसमें फरीक़ैन ने ये इश्यूज़ फ्रेम किए थे या अदालत के खुद साख्ता अपने फ्रेम किए हुए ये इश्यूज़ हैं? हेलो जी जी जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? हेलो जी मैडम, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? मैं सवाल दोहरा देता हूँ या आपने सवाल सुन लिया है मेरा? सवाल नहीं सुना, वो बीच में खर्र की आवाज आ गई। चलिए ठीक है, ये इनको सवाल पहले मैडम सुन ले। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली जिस तरह सूट्स में होता है कि अदालतें जो हैं वो अदालत में जो फरीक़ैन होते हैं यानी पिटिशनर या जो केस फाइल करने वाले होते हैं उनके दरमियान और डिफेंडेंट्स जो होते हैं उनके दरमियान ये इश्यूज फ्रेम्ड होते हैं। यानी अगर पिटिशनर है तो वो अपने इश्यूज रखता है और जो डिफेंडेंट है वो अपने इश्यूज रखते हैं, उनको कंबाइन करके इश्यूज फ्रेम्ड कर दिए जाते हैं, उसके बाद केस चलाया जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें जो पिटिशनर थे जिन्होंने ये पिटिशन दायर की थी वो तो अगली ही पेशी पे अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए उन्होंने एक हैंड रिटन पिटिशन लगा दी थी, यानी एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लगा दी थी। तो ये जो सवालात जिनका जिक्र किया गया है फैसले में, क्या ये फरीक़ैन ने आपस में तय किए थे जिसको अदालत ने हतमी शक्ल दी थी, या ये अदालत के अपने तय किए हुए अपने फ्रेम किए हुए इशूज थे? है अंडर 184(3) मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट्स का इशू हो और वो इतना बड़ा मामला हो जो पूरे मुल्क के ऊपर उसका असर हो। तो लिहाजा जब जैसे पिटिशनर ने जब उन्होंने कोशिश की विड्रॉ करने के लिए, पहले तो उसने 184(3) में उसको फाइल किया, तो इन्वोक कर दिया जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब उसने वापस लेने की कोशिश की तो ना उसका दस्तखत उस पर था ना वो मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि जब वो पिटिशन आ चुकी है और ये हो चुका है बहुत से रिट पिटिशंस में कि जब वो आ जाती है तो उसको फौरी तौर पर उस पर हियरिंग शुरू हो जाती है। अब ये जब तीसरे दिन ये पहुंचे तो इन्होंने कोशिश की उसको हटाने की, मगर उन्होंने कहा कि मैं ज़बानी उसको वापस लेना चाहता। बाय देन कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो लिहाजा कोर्ट अंडर 184(3) उसने बाकायदा अपनी स्वदीदी इख्तियारात ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बुनियादी हुकूक का मामला है, 184(3) में उनको बाकायदा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दी है और यहाँ वो मामले को दे सकते हैं एक दफा वो इन्वोक हो जाए उनकी जुरिसडिक्शन। तो वहां से उन्होंने फिर अपनी इशू उठाई है और उस मामला को उन्होंने देखा है। बैरिस्टर साहबा, ये भी बताइएगा कि फैसले में ये भी कहा गया है कि जो डिफेंडेंट्स थे यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या काउंसिल फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने कोर्ट की जुरिसडिक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की, यानी उसके अपने दायरे इख्तियार के ऊपर कोई बात नहीं की, बल्कि ज़्यादातर टाइम जो सर्व किया वो कोर्ट को ये बात कन्विंस करने में सर्व किया कि जो एक्सटेंशन दी जा रही थी जो पहले के नोटिफिकेशन से दी गई या बाद के नोटिफिकेशन से दी गई वो कानूनी है। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तामुन किया, उन्होंने बाकायदा वहां पे अपनी इशू भी रखी कि इसके लिए कोई ऐसी कानून मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें आपके तरफ से इसकी गाइडेंस भी चाहिए। तो यानी कि उन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया इस मामले में। इसकी वजह से जब वो आगे लेके गए मामले को, जो जहां जहां उन्होंने दिखाया रेगुलेशन, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये हम आम तौर पे पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं उसके ऊपर हम कह नहीं सकते कि कहाँ तक क्या उसकी इंटरप्रिटेशन थी, अल्फाज कैसे थे कैसे नहीं थे, ये हमारे लिए जरा समझिए कि ब्लैंक एरिया है। लेकिन जब उन्होंने ये फैसला अपना सुनाया है, उन्होंने करके फैसला ये कहा कि ठीक है अगर ये चीजें नहीं है तो फिर ये जा सकती है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट फैसला करे, क्योंकि पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। पार्लियामेंट फैसला करे कि इन मामलात में क्लैरिफिकेशन आए। यहाँ पे इब्हाम है, हकीकत इसमें ये है कि
जो चीज अंग्रेज छोड़ के गए, अगर उसकी तारीख जरा से देख लेते या कम से कम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ले आते हैं ऑन नोटिस, तो जरा मामला और क्लैरिफाई हो जाता। बरतानिया का सिस्टम है ये, बरतानिया के सिस्टम में कोई ऐसी उसकी म्याद डिटर्मिन नहीं होती, वो एट द प्लेजर ऑफ द क्वींस प्लेजर पे चलते हैं। यानी वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने अगर किसी को, और ये अमेरिका में भी है कि अगर हमने 3 साल या उनको 1 साल या उनको 4 साल, डिपेंडिंग ऑन द कंटिजेंसी ऑफ द सिचुएशन, जब उनको तैनात करते हैं तो उनकी जो म्याद होती वो फिर भी वो ताबे है उनकी राय की। जो एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, क्वीन हो, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो, तो वो वहां पे मुतयन करते हैं और सब्जेक्ट टू दैट कंटिन्यूइंग। चाहे बीच में, तो चाहे वो 3 साल का हो, 5 साल का हो, 1 साल का हो, अगर वो चाहे तो उसको मुनक़ता कर सकते हैं किसी वक्त भी। सो इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज जो है इसलिए की गई है कि क्योंकि ये फौज का मामला है और फौज के मामले बड़ा हसास मामला है। बहुत सी चीजें अवाम को नहीं मालूम हो, जो मालूम हो, तो वो अंदरूनी फैसला करते हैं कि क्या लाने देर तक कंटिन्यू करना है, क्या उनसे हम उनको एक्सटेंशन भी दे सकते, उसको कहते हैं रिन्यू कर सकते हैं उसको, या वो नहीं कर सकते। ये सब उन्होंने हम ये इनके समझते हैं कि क्वींस प्रेरोगेटिव थी। तो ये प्रेरोगेटिव जो है ये एग्जीक्यूटिव की प्रेरोगेटिव है, ये उनकी स्वाधीनी बाकायदा इमरानी ताकत है, ये उनकी इख्तियार है। तो वो फैसला करते हैं, जानबूझ के इस तरह से रखा गया, मगर इस पहलू पे किसी ने जिक्र किया ना किसी ने उस पर गौर किया। अफसोस से कहना पड़ता है, सब चले गए टेन्योर की तरफ कि टेन्योर होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड टेन्योर ऐसे ओहदे के लिए नहीं होता है, बिकॉज कंटिजेंसी ऑफ द सिचुएशन, खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज आ जाए और बीच में आपको एक्सटेंड करना हो, एक्सटेंड ना कहें, आप कहें रिन्यू करना हो, तो आप उसको 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। वो स्वाधीन पे है कि अकॉर्डिंग टू द कंटिजेंसी ऑफ द सिचुएशन इसे सबका फैसला होगा बीच में, और वो सोचेंगे कि भाई इन हालात में हम क्या करें, कंटिन्यू करें कि उनको कम करें। ये है कायदा बाहर के मुल्कों में, और ब्रिटिश का भी यही कायदा है अभी तक। बैरिस्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बरतानिया का जो कानून है उसका भी वसी मुताला किया है, और इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बरतानिया में जो उनकी फ़ौज का जो कानून है, इसलिए कि इस फैसले में ये भी कहा गया है कि हमें ये भी देखना होगा कि ब्रिटिश जो कानून, जो लेगेसी अपनी छोड़ के गए थे, जिनके तहत आर्मी रूल्स 1952 या उसके बाद के जो कवानीन बनाए गए हैं, क्या वो हमारे लिए इम्प्लीकेटेड हैं भी या नहीं है? तो क्या वो जो बरतानवी कानून है उसका मुताला, यानी वो आप लोगों तक उसकी रसाई होती है, जो आर्मी सर्विस रूल्स हैं बरतानिया के, या एक्ट है? बहुत हद तक वो मामला चलता गया टिल 56, क्योंकि हम डोमिनियन थे। तो इन मामलों में 56 तक गया। जब एक हम रिपब्लिक बन गए तो फिर उसके बाद कोई ना कोई नेक्स्ट स्टेज आता है। तो ये इस वक्त 52 की जो एक्ट आई है जिस वक्त डोमिनियन स्टेटस था। मगर मैं उससे आगे जाती हूँ, बरतानिया में जिस तरीके से वो फैसला करते हैं वो पाकिस्तान की तरह नहीं जो 1973 की आईन ने कर दिया है कि वजीर आजम फैसला करेगा या सदर फैसला करेगा। यहाँ पे एक हस्ती नहीं, वहाँ पे पूरा प्रिवी काउंसिल बैठता है, उनका एक आर्मी बोर्ड है, उसके अंदर पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हैं जो बड़े समझिए कि तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी लोग होते हैं, और साथ उसके फौजी जो अमला वो बैठता है। वो ये चीजों की अंदरूनी तौर पे टॉप सीक्रेट फैसला वो करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वहां पे इज्तिमाई फैसला होता है जिसको शहजादी सिर्फ अपना उसमें दस्तखत करके फरमान के तौर पे उसको पेश करती है, अनाउंस करती है। हमारे यहाँ जो है कि एक बंदा फैसला कर रहा है, नवाज शरीफ फैसला कर रहे हैं कि जहांगीर करामत को हटा दिया जाए, नवाज शरीफ फैसला कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फैसला कर रहे हैं इमरान खान साहब। हमारे यहाँ तो एक फर्क पे आ जाती है। ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है, ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। वहां पे जो सिस्टम उन्होंने बनाया है इज्तिमाई तौर पे, जिसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, जिसमें फौज शामिल होती है, उसमें एयरफोर्स, नेवी सब शामिल होते हैं, और वो फिर बैठ के फैसला करते हैं किसको आगे आना चाहिए। तो वहाँ ऑपरेशनल में बहुत ज्यादा
हमांगी है, और साथ उसके उनके जो सीनियर मेंबर्स, जो तजुर्बेकार मेंबर्स हैं उनके पार्लियामेंट के, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और वो लोग अमूमन वो हैं जो समझिए कि उन्होंने फौज को के एक्स सर्विसमैन है जो पार्लियामेंट में आ गए हैं, वो सब, ताकि वो जाने कि ये मामला है क्या। ये नहीं है कि सिर्फ एक पॉपुलिस्ट अंदाज में किसी कोई जाके बैठते वही लोग को चुनते हैं जो डिफेंस समझते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहबा, इस फैसले में जो तारीख बताई गई है, एक तो तमाम जो यानी सुप्रीम कमांड फौज की जिस कानून के तहत जिसके पास रही है वो भी बताया गया है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यानी ये जो चूंकि जाहिर सी बात है बहुत अहम ओहदा है, इसलिए इन तमाम चीज़ों पे मुरवजा कानून साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि क्या मतलब जो नवाज शरीफ साहब ने यानी साबिक प्राइम मिनिस्टर ने जब ये रिटायरमेंट हुई थी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ की, और उसके बाद उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया था, इस फैसले में उसका भी तस्करा किया गया है और ये भी मतलब उसकी कोई नेगेटिव बात नहीं की गई, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स ये इस हुकूमत का जो फैसला रहा या इसमें जितनी समरीज मूव हुई, इसमें जो प्रोसीजर अडैप्ट किया गया, एक एक नुक्ते का बयान करके और उसे बताया गया है कि कहाँ कहाँ हुकूमत से गलतियाँ हुई हैं। जबकि नवाज शरीफ ने जो एक प्रोसीजर फॉलो किया था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से समरी मूव हुई थी, उसके हवाले से उस पर इतने मनफी कमेंट्स नहीं हैं जितने इस हुकूमत के तमाम इक़दामात को बाकायदा निगेट किया गया और कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने सही बात की है। मैं आपको जरा सा तशरीह करूं इसकी कि नोटिफिकेशन का एक प्रोसीजर हमारे कानून में मौजूद है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसको उसी तरीके से, उसी सिलसिले से उसको चलना पड़ता है, तब वो नोटिफिकेशन को कानूनी दर्जा मिलता है, वरना उसको नोटिफिकेशन को कानूनी दर्जा नहीं मिलता। तो जब नवाज शरीफ ने दिया तो उन्होंने नोटिफिकेशन का प्रोसेस करके नोटिफाई किया। यहाँ पे मुसीबत जो आई है कि वजीर आजम साहब ने अपने लेटर हेड में जाती, वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड पे, उस पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। वो उसकी वो नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं बनता, दैट इज वो आउट ऑफ प्रोसेस है। लिहाजा अदालत के लिए मुश्किल हो गया कि वो किस तरीके से इसको कानूनी वैलिडिटी दें, वो किस बेसिस पे आया। उन्होंने अपने तौर पे उसको बस उसको अनाउंस करके उन्होंने अपने खत पे और अपने दस्तखत के साथ, कभी ऐसा नहीं होता, समरी मूव होती, समरी में एक्सेप्टेंस होती है, फिर वो बाकायदा जाता है, उसकी गजेट नोटिफिकेशन होती और फिर वो नोटिफाई होता है। यहाँ पे तो उन्होंने उस प्रोसेस को बिल्कुल इसको नजरअंदाज किया। लिहाजा जो प्रोसेस जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की वो मुतनाज़ हो गया कानूनी लिहाज से। और इस मामले में मैं तो समझती हूँ कि चीफ जस्टिस जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल सही चीज के ऊपर उन्होंने बात की है कि इसका तरीकाकार क्या था, इसको हम किस बेसिस पे माने। कोई बेसिस होनी चाहिए किसी चीज को मानने की। अगर वो बेसिस कानूनी तौर तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता तो वो नाकिस होता है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब दोबारा नोटिफिकेशन निकाला गया तो पिछले नोटिफिकेशन को विड्रॉ नहीं किया गया। तो क्या कानून में अगर कोई एक अथॉरिटी एक नोटिफिकेशन निकालती है और उसको सुपरसीड करते हुए दूसरा नोटिफिकेशन निकालती है, तो क्या ऑटोमेटिकली पिछला नोटिफिकेशन जो है वो विड्रॉ मान लिया जाता है, या जब तक कि उसे बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में उसे विड्रॉ करके दूसरा नोटिफिकेशन ना निकाला जाए तो उस वक्त तक नया नोटिफिकेशन जो है ना वो मतलब अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता? कहना पड़ता है कि इन्होंने 3 दिन गलती पे गलती गवर्नमेंट करती गई, जिसको आज तक कोई भी वकील समझ नहीं पाया है कि क्या हुआ इनको कि इन्होंने इस तरह से ये हरकत की। कुछ समझ किसी को नहीं आ रही है। आज तक हम लोग कोई रेकनसाइल नहीं कर पा रहा है कि इन्होंने क्यों ये हरकत की, ताकि वो मुश्किल बना दिया उन्होंने। अदालत ने इसी वजह से उस पर मनफी कमेंट्स दिए कि ये क्या अंदाज है कि आपने पहले एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी आप उसको विड्रॉ नहीं करते, दूसरी ले आते, फिर इसके बाद आप तीसरी लेके आ गए, यानी कर क्या रहे हैं। इसका तो मजाक बना दिया उन्होंने। और ये चीज हम सबके लिए हैरत है क्योंकि आज तक नोटिफिकेशन को इस तरीके से कभी डील नहीं हुआ है। कोई नई चीज नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम है, चलता जा रहा है और सदियों से चल रहा है। उस सिस्टम को चलने दीजिए।
अचानक उन्होंने अपनी इजाद करदा अंदाज में चीजें की। इस वजह से हम मुतमईन नहीं हैं कि जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने आप इस मामले को डील किया है, कोई वकील कोई मुतमईन नहीं। हम तो समझते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे सवालात उठते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इनकी नीयत क्या थी। बिल्कुल क्या कहते हैं, आपने सही फरमाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, क्या असेंबली 6 माह में ये कानून साजी कर पाएगी कि बाकायदा जो जितने सवालात अदालत ने जिस तरह उठाए हैं उस पर कानून साजी हो सके? या ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या 6 माह बाद ये जो कवानीन बनाए जाएंगे इनका जायज़ा फिर से क्या अदालत लेगी, या अब ये फैसला आ गया और अगर कानून साजी हो जाती है तो फिर दोबारा से अदालत को इन तमाम कवानीन का जायजा नहीं लेना पड़ेगा? क्या कहती हैं आप? अदालत एक हद तक जा सकती है, जो कानून है उसी के दायरे के अंदर वो फैसला कर सकती है या ज्यादा से ज्यादा तशरीह कर सकती है उन अल्फाज के दायरे में रह के। मगर अल्फाज बनाने का इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ मुकन्नना के पास है। वही ये कर सकते जिसको हम कहते हैं कानून साजी। 6 महीने के अंदर तो मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सियासी मिजाज जो इस वक्त नजर आ रहा है वो है कि सब अपना फायदा उठाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि आपस में कितने तनाजे हैं, इतनी ज्यादा शिद्दत की समझिए इख्तलाफात हैं कि मुझे तो नहीं नजर आता कि 6 महीने में कोई ऐसा तस्वीर होगा। इसके ऊपर तो बड़ी लेदे होगी और फिर होगा कि भी 3 महीने का होना चाहिए या 3 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 1 साल। ये मामला जो है गंभीर हो गया है मेरे नजर में। तो मुझे कोई मुतमईन नहीं हूँ कि ये मामला तय हो सकता है, बल्कि ये होगा कि इसमें बड़ी डिमांड। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब इस फैसले के बाद ये केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है या अभी भी ये केस पेंडिंग है और 6 महीने के बाद अदालत जायजा लेगी कि क्या इफेक्टिव लॉ मेकिंग हो गई है? यानी जो कानून साजी के लिए मुकन्नना को कहा गया था कि इस हवाले से कानून बना लिया जाए, तो क्या कानून बना लिया गया है या नहीं बनाया गया, या फिर इस फैसले के बाद अब ये केस क्लोज हो गया है और डिस्पोज ऑफ हो गया है अदालत की अपने फाइल से? बॉक्स खुला हुआ है। वजह यह है कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते पार्लियामेंट को कुछ भी। पार्लियामेंट सॉवरेन है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट सॉवरेन है। चाहे वो 6 महीने लगाए, 9 महीना लगाए, जो भी लगाए, वो तो उनके दायरे में आपने डाल दिया। वो अब इस मामले में ऑल इन ऑल है, सुप्रीम है। इसमें कौन कह सकता है कि क्या होने वाला है? कौन कह सकता है कि ये क्या आपस में करेंगे? ये तो इसका फायदा उठा। हमारे यहाँ तो सौदेबाजी की सियासत धड़ाधड़ चल रही है। बैरिस्टर साहबा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि केस अभी ओपन है या क्लोज हो गया है? यानी 6 महीने के बाद अदालत अब दोबारा से नजरसानी करेगी इन कवानीन के हवाले से, या केस फाइनल हो गया, डिस्पोज ऑफ होके अब ये फैसला आ गया, अब इस हवाले से मुकन्नना को कानून साजी करनी? सिर्फ ये बता दीजिएगा। वो जो क्या खत्म हो गया, अब ये है कि बॉल हैज मूव टू द कोर्ट, टू द लेजिस्लेचर। अब वहां पे बात आ गई। अब ये नहीं कि ये उस मुद्दत तक चल रही है ये अदालत, ये जजमेंट नहीं। यहाँ आज जजमेंट अनाउंस हो गया, इट्स अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। उसके बाद जो भी अगर कोई नई डेवलपमेंट आएगी तो फिर नए सिरे से लोग आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शाहिदा जमील हमारे साथ मौजूद थी, कानूनदान और बहुत ही एक सीनियर जो माहिर कानून है वो हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थी। नाज़रीन, अब उम्मीद यही करते हैं कि पार्लियामेंट या जो हमारी मुकन्नना है वो इफेक्टिव लॉ मेकिंग कर सकेगी। 6 महीने का वक्फा दिया गया है और इन 6 महीने के दौरान हम समझते हैं कि मौसर कानून साजी हो जाएगी ताकि तमाम क्वेश्चंस या सवाल जो उठाए गए हैं उनका जवाब मिल सके। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, इस के साथ साथ हम अब बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब भी हम बढ़ेंगे, जो कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से है। शोहदा की 5वीं बरसी मनाई गई है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हमारे मुल्क में 5 साल कबल पहले पेश आया। और यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि 16 दिसंबर की जो तारीख़ है वो ख़ास तौर पे सुक़ूत ढाका और अब यानी 5 साल कबल से अब APS के हवाले से ये दिन याद रखा जाता है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जब दहशतगर्दों ने जो है वो APS जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल था
वहाँ दहशतगर्दी की एक मिसाल कायम की। बहरहाल हम ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया, जो उसमें शिद्दत आई, जिस तरह से फांसी की सज़ाएँ दी गई, उसके बाद से मुल्क में काफ़ी कमी भी आई दहशतगर्दी में। बहर नाज़रीन, इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल असद महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। असद महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू वेरी मच जी। सर, एक तो आज 16 दिसंबर के हवाले से सानिया APS पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, और साथ ही साथ आज जो तफसीली फ़ैसला है उस पर भी आपसे हम बात करेंगे। सर, पहले ज़रा सा सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या जब यानी बाकायदा इस वाक़े के बाद से जिस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और जिस तरह से दहशतगर्दी का किला कमा किया गया, इस वक्त मुल्क में फिर हालात काफ़ी बेहतर हुए, यानी दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अब भी जब हम वो फुटेज देखते हैं या वो तस्वीर देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो 16 दिसंबर का जो दिन है, सम हो मेरा ख्याल है ये इंतहाई हमारे लिए जो है ना वो बहुत ही परेशानी का और बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला इतिहास है। मेरा ख्याल हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे उसको 1971 के साथ जोड़े या फिर 2014 के साथ इतिहास है, जो मैसेकर हुआ जिसके अंदर हमारे 132 बच्चे थे, फिर 12 उनका स्टाफ था, उनकी प्रिंसिपल थे। आई वुड से कि मतलब आप देखिए आज भी इस वक्त उनकी जब वो बच्चों के चेहरे आपके सामने आते हैं, आई वुड सिंपली से कि हम 71 के अंदर भी एज अ स्टेट हम फेल हुए थे, और मेरा ख्याल है 2014 के अंदर भी देखा जाए तो वो बच्चे हमने बिल्कुल कोई शहीद होने के लिए नहीं भेजे थे। वो वहां पर गए थे तालीम हासिल करने के लिए, एंड यस वी मस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ उसके अंदर भी एज अ स्टेट यस वी फेल्ड, और हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, उनको सेव नहीं कर सके अगेंस्ट द टेररिस्ट। आई अंडरस्टैंड ये वो टाइम था, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं, जो वहां पर दहशतगर्दी की लहर थी उसका तो मैं कहता हूँ कि कोई शायद सानी नहीं मिल सकता हकीकत में किसी और जगह के ऊपर भी। यानी रॉ उसके ऊपर फोकस है, NDS उसके ऊपर फोकस है, उनके स्टेट उनके नॉन स्टेट एक्टर्स, और फिर आपके मुल्क के जो गद्दार हैं वो उनके साथ एक लिहाज से शामिल थे। और इट इज नॉट ओनली दिस प्लेस, APS की बात करते हैं, बल्कि आप यूं समझ लें पेशावर को भी छोड़ के मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर देखें, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जहाँ पे कई धमाके ना होते हों। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा वो बच्चे जो है उनके जो वालिदैन है वो हमारे बच्चे थे, वो किसी और के नहीं थे, हम पाकिस्तानियों के बच्चे थे। एंड लेट्स बी वेरी वेरी स्टेट, उनको इंडियंस ने मारा है, वही 16 दिसंबर का दिन उन्होंने चूज किया, हमें ये बिल्कुल जहन में रखना चाहिए। और इसके बाद जब नेचुरली वो जो लोग पकड़े गए, उनके जो ताने बाने, उनके जो इंस्ट्रक्शंस, उनकी जो प्लानिंग, उनका जो एग्जीक्यूशन था, वो सारे का सारा क्रॉस दी बॉर्डर कहाँ से हो रहा था? अफगानिस्तान से हो रहा था, जिनके हमने 40 लाख लोगों को यहाँ पर ला के रखा और पनाह दी। और लाइक वाइज उन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान की अपनी सरजमीन को इंडियंस के हाथ में दे दिया जी कि आइए और आप पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करें। सी द डिफरेंस, आप क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगान भाइयों के लिए, दूसरी तरफ से आपकी तरफ एक से क्या आ रहा था। लेकिन ये जरूर अब आपने अगली बात जो की है और अगला सवाल का जो पोर्शन है, आप ये देखिए कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बाकी 70,000 जाने उसके अंदर ये बच्चे हमारे साथ शामिल हैं, एंड दैट वाज द टाइम कि आपने कहा जी कि नहीं नेशनल एक्शन प्लान था, सारी पार्टी ये इकट्ठी हुई जो कि कभी किसी नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होती, स्वाई इन्होंने करप्शन करनी होती इकट्ठी होती हैं। फिर वो आपने वो सिलसिला शुरू किया, दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी जंग तो पहले से शुरू थी, लेकिन उसको आपने फिर अगले चंद सालों के अंदर 3 से 4 साल लगे, आप उसको कल्मिनेशन के ऊपर लेकर चले गए। और आज भी आप ये कह सकते हैं कि आपकी जितने भी मतलब फोर्सेज हैं, मतलब लैंड फोर्सेज की आप बात करते हैं, और फिर जो उनके साथ जो ये रेंजर्स के जो लोग हैं, फिर दूसरे जो दस्ते आते हैं वो भी साथ शामिल कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा बन के। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अपने तमाम जितने भी देखने वाले हैं, विल यू बिलीव इट कि हम 364 दिन तो हम भूले हुए होते हैं अपने बच्चों को। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ उन पेरेंट्स को याद होता है, या वो जो दर्द दिल रखने वाले हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानी हैं, उनको वो बच्चे कुछ इन बिटवीन याद आते हैं। इट इज ओनली 16 दिसंबर
या 15 की शाम से या 16 दिसंबर की रात तक कि आप नेचुरली मीडिया हमारा इन सारी चीजों को याद कराता है, फिर बहुत सारे लोग एक लिहाज से आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहरहाल हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार, जिनका ये कहना था कि हम शायद एक दिन याद रखते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को और बाकी जो 364 दिन है उन दिनों में हम याद नहीं रखते। बिल्कुल सही फरमाया। साथ ही साथ ये भी कहना था कि यानी कौम को मुत्तहिद किया और आज प्राइम मिनिस्टर और सदर की जानिब से जो पैगामात आए हैं उनमें भी यही कहा गया है कि इस वाक़े के बाद कौम मुत्तहिद हुई, एक बाकायदा हिकमत अमली तैयार की गई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और न सिर्फ 16 दिसंबर 1971 की बात की जाए या सानिया APS की बात की जाए, दोनों दफ़ा जो हमारा दुश्मन था ना उसमें बैरूनी हाथ शामिल था। मेरे नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। मेरे ख्याल में हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से और उनसे हम आज के जो तफसीली फ़ैसला आया है और ख़ास तौर पे हुकूमत के जो इस हवाले से इक़दामात रहे हैं, जो समरीज़ मूव हुई हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज आपको ये भी बताते चलें कि इंसाफ हाउस में खराज अक़ीदत पेश किया गया है इस सानिया APS में जो बच्चे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया है और साथ ही साथ शमें भी रोशन की गई और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बाकायदा दुआ भी कराई उन बच्चों के लिए। तो हम दोनों हवालों से बातें करेंगे और ये भी जानेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या वजह है कि हुकूमत एक सिंपल सी यानी एक प्रोसीजर अडेप्ट करने से कासिर रही। जो कानून साजी के लिए कहा जा रहा है अभी भी इतने दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई मौसर इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। इसी तरीके से ये लगता है कि 6 महीने भी गुजर जाएंगे और एक दफ़ा दोबारा से ये जो तमाम सवालात हैं ये फिर से जन्म लेने लगेंगे। बहरहाल नाज़रीन, हमारा राब्ता कायम हो गया। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली और सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे आज का जो चीफ जस्टिस का फैसला आया, तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 2 रुकनी बेंच है उसने जारी किया और अब 6 महीने का वक्त हुकूमत को दिया गया है कानून साजी के हवाले से। हम फैसले पे कोई बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सिंपल प्रोसीजर जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से शायद हैंडल नहीं हुआ सर। इसका भी फैसले में तफसील से जिक्र किया गया है कि कितने नोटिफिकेशंस निकाले गए, कितनी समरीज मूव हुई। लगता ऐसा है कि बहुत नातजुर्बेकारी का मुजाहरा किया गया, जबकि इसके बरक्स जहां साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के हवाले से जो प्रोसीजर का जिक्र किया गया, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर था सर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने समरी मूव करनी थी और फिर आगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर को नोटिफिकेशन निकालना था, लेकिन शायद कोई अब भी कुछ पावर की दौड़ है या क्या है, क्या वजह है, क्या कहते हैं सर आप? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या तबसरा कर रहे हैं? सवाल कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है बड़ी नाकाम नजर आई एक छोटे से नोटिफिकेशन निकालने में। मतलब आपने खुद ही फैसला कर लिया ना, तो फिर जो आपने सोच लिया फिर वही होगा। मैं सवाल के जवाब देके क्या करूं? नहीं सर, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या राय है सर कि क्या? नहीं, मेरी राय तो आपने खुद दे दी ना। आप तो माशाल्लाह मेजबान भी है, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे। सर आप अपने ओपिनियन देना, मैंने तो आपसे सवाल किया, आप क्या कहते हैं कि क्या आपने फैसला सुना दिया है कि PTI की हुकूमत नाअहल है, तो आपने सुना दिया है। तो फिर सर मैंने नाअहल का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया सर। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपने खुद इरशाद फरमाया है कि PTI की हुकूमत ने फैसला दुरुस्त नहीं किया, उसने कभी नहीं सर। मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि गलती हुई है? जो बातें आप देखिए लंबी चौड़ी है, उसमें देखिए सवाल करने का एक तरीका होता है। आप मुझसे ये सवाल करते कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इसमें क्या कोई कोताही है या नहीं है? आपने तो खुद ही कह दिया कि लगता है, हमें ये नजर आती। मतलब ये तो इस तरह सवाल नहीं होता सर बुलंद खान साहब। चले सर, मैं यही सवाल कर लेता हूं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई कोताही है इस नोटिफिकेशन में या इस? अब मैं आपको जवाब देता हूँ इसका, मैं आपको जवाब देता हूँ। अब आप आए ना जिस तरह सवाल करना चाहिए। देखिए बात ये कि पहली बुनियादी बात ये कि पहले आप जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसरा के फैसले को सही तरह से इसको पढ़िए। आप
अमूमन होता है कि अंग्रेजी में फैसला होता है, लोग पढ़ने में जरा थोड़ी सी उनको दुश्वारी पेश आती है। उस फैसले में कहीं पर भी ये नहीं है कि ये नागुज़ीर है। उन्होंने ये इरशाद फरमाया है कि ये मामूल की जो कानूनी कार्रवाई है, सॉरी मामूल की जो पार्लिमानी कानून साजी है, उसमें आपने इसको 6 महीने के अंदर इस मामूल की कानून साजी को करना है। अब ये मामूल की कानून साजी इसलिए है क्योंकि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इरशाद फरमाया कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसका तयन करना है, उसकी उम्र का तयन करना है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट की उम्र का तयन करना है, और फिर उसके बाद जो पेंशन हैं, जो मराहत हैं, उनका तयन करना है। तो इसको कहते हैं मामूल की कानून साजी। ये नागुज़ीर कानून साजी नहीं है कि जिसको हम कहेंगे अनअवॉइडेबल कानून साजी। तो लिहाजा ये मामूल की कानून साजी है, और मामूल की कानून साजी 6 माह के अंदर अंदर करनी है। अब इसमें जो आपका सवाल जो कि इसमें छुपा हुआ सवाल है वो ये कि शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कोई सही तरह से हुई और सही तरह से कानून साजी नहीं की गई या कोई सही तरीक़ेकार अपनाया नहीं किया, तो मैं इससे खिलाफ करता हूँ। तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त था, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये कुल्ली इख्तियार मौजूद है, और कुल्ली इख्तियार उनके पास है कि वो एक्सटेंशन दे भी सकते हैं। और पहले के वज़ीर आज़म ये काम करते आए हैं। जनरल कियानी साहब को अगर आप देख लें तो उनको भी एक वज़ीर आज़म ने एक्सटेंशन दी थी, तो वज़ीर आज़म एक्सटेंशन देते आए हैं, वज़ीर आज़म नॉमिनेट करते आए हैं। अब अदालत ने ये कहा है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है, अब अदालत ने कहा कि अब इसको आप एक जरा कानूनी फ्रेम में लेकर आ जाइए, एक मामूल की कानून साजी कर लें, ताकि जब हर चीज कानून के अंदर है तो ये भी कानून में आ जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई ऐसा कोई बिला वजह का तूफान न खड़ा हो जाए कि जनाब एक्सटेंशन दुरुस्त नहीं हुई या समरी सही तरह मूव नहीं हुई। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला अदालत का कि पार्लियामेंट को उस पर, आपको पता है कि पार्लियामेंट को अदालत हिदायत नहीं दे सकती, ना पार्लियामेंट को अदालत जो है वो हुक्म दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। जो एडवाइस आई है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट मुकन्नना है, कानून साजी करती है, तो ये पार्लियामेंट के पास एक एडवाइस आई है। इस एडवाइस के तहत, बड़ी प्यारी एडवाइस है, बहुत अच्छी एडवाइस, इस एडवाइस के तहत हम मामूल की कानून साजी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक निशानदेही करना चाहूँगा सर। फैसले में वाज़े तौर पे अगर आप कहेंगे तो मैं रीड भी कर दूंगा, लिखा हुआ है कि 19 अगस्त का वज़ीर आज़म का जो नोटिफिकेशन था बहसियत चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी कानून में गुंजाइश नहीं है, और वज़ीर आज़म को कोई इख्तियार नहीं था कि वो अपने नोटिफिकेशन के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह कर सकते हैं। तनाजुर से समझ ले, तनाजुर क्या है? तनाजुर यही है, देखिए ना, हर बात के तनाजुर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम, मिसाल के तौर पर ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको कतन इसमें मुमासलत न की जाए। जब हम किसी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात के कोई हवाला देते हैं तो हम हदीस के मजमुए ज़खायर को सामने रखते हैं, मजमुए को सामने रखते हैं। इसी तरह से फिर हम जब कभी किसी कोर्ट के फैसले की बात करते हैं तो बहुत सारे अदालती फैसलों को सामने रखकर गुफ्तगू की जाती है। यहाँ पर जो फैसले में ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, बिल्कुल सही पैराग्राफ पढ़ा है, इसका मकसद ये था कि ये तो कानून में इख्तियार नहीं था, तो ये इख्तियार जब नहीं है तो इसको लेकर आए इस इख्तियार को। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं बादी नजर में कि ये इख्तियार होना चाहिए वज़ीर आज़म के पास, ये अभी नहीं है, इसको लेकर आए आप कानून साजी करें, आप मामूल की कानून साजी करके वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार लाएं, ताकि वो फिर आइंदा नॉमिनेट भी कर सके, वो अगर तौसी करना चाहे तो तौसी भी कर सके। ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ थोड़ा सा मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करना चाहूंगा सर। अदालत ने कहा है कि जो टेन्योर है और जो तरीका है एक्सटेंशन का और मरात का और एज ऑफ रिटायरमेंट का, दरअसल इसका तयन करना है कानून में। इख्तियार तो सदर मुमलिकत के पास एग्जीक्यूटिव यानी जो सुप्रीम पावर है, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है। 243(4)(b) के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो अपॉइंटमेंट करता है आर्मी चीफ का। सर, बात तो ये की गई कि इवन फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाला गया तो पहले जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसे विड्रॉ भी नहीं किया गया। सर आपने उसको समझा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है आप उसी को समझे। आपने पढ़ा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। अदालत यही कहना चाहती है कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का मकसद ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव सिफारिश करता है, नाम भेजता है सदर मुमलिकत के पास। अब अदालत ये कहना चाहती है कि अगर ये मसला ऐसा दरपेश है कि सदर मुमलिकत ये बात नहीं पहुंच पा रही या सदर मुमलिकत एक समरी नहीं आगे भेज पा रहे, तो अब ये कानून साजी आप ऐसी करें कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी ये काम कर सके। तो इसमें क्या हर्ज है? ये तो बहुत अच्छी कानून साजी है, ये तो बहुत अच्छा एक एडवाइस है, ये तो बहुत अच्छा एक फैसला है, और इसमें तो किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बहाने बजाने की जरूरत है। तो बहुत मजेदार बात है। अब कानून साजी होगी मामूल की, अब चीफ एग्जीक्यूटिव को इख्तियार मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम 6 माह में चीफ एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दिलवा देंगे, अब वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होगा, ये 6 माह के अंदर मिल जाएगा उनको।
डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि एक तकर्रुरी के लिए 3 दफ़ा समरीज का मूव होना, गलतियाँ होना और उसके बाद फिर फाइनल नोटिफिकेशन निकलना, सर आपसे इस पे कमेंट जानना चाहूँगा। मैं कोई अपना जो है कमेंट नहीं दे रहा, आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, इसमें ये होता है कि 3 दफ़ा असम्बली का मूव होना, हमारी जो हुकूमत आई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे पहले जो लोगों की एक्सटेंशन होती रही, उसमें से आपको पता है कुछ लोगों ने तो खुद अपने आप को एक्सटेंशन दे दी थी, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे या जनरल जियाउल हक साहब थे, अयूब खान साहब, जो भी आप कह रहे हैं, सब ने अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन दे दी। ये पहली हुकूमत है जिसके पास ये इस तरह की एक्सटेंशन का एक ऐसा फैसला आया कि जिसमें से समरी सर आप उस हुकूमतों का हिस्सा भी तो रहे हैं सर। पहले अदलिया कहाँ सवाल करती थी? पहले अदलिया ने कब सवाल किया? कब नवाज शरीफ साहब से सवाल किया गया कि जनरल कियानी साहब को आपने क्यों एक्सटेंशन दी? कब सवाल किया गया? नहीं किया गया ना। तो जब सवाल किया गया तो उसमें हमारे लिए भी एक नया तजुर्बा था। तो कभी समरी जा रही है, कभी आ रही है, कभी उसमें गलती है। तो ये तो बहुत अच्छी एक इसको कहना चाहिए कि एक जुडिशियल एक्सरसाइज थी, एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत खूबसूरती के अंदाज में इसको दिखाया है। तो अब हम इसको मामूल की कानून साजी के तहत पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं 6 महीने में, अब तकरीबन 20-25 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 20 दिन, आप क्या समझते हैं क्या 6 महीने में कानून साजी हो पाएगी? इतनी आसान कानून साजी है? देखिए, इसमें बिल्कुल आसान कानून साजी। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये 2 बड़ी जमातें वो और एमके हमारी इत्तेहादी। तो मतलब हम ये नहीं कहते कि ये जमातें कहीं खुदा न खास्ता ये कहेंगी कि हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं चाहते कि एक्सटेंशन हो। तो हम समझते नहीं ऐसा। हमारी ये खुशगुमानी समझ लीजिए या हमारी ये उनकी हुब्बुल वतनी पर न शक होना समझ लीजिए कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये यकीन इस कानून साजी में हमारा साथ देंगे, क्योंकि खुद नवाज शरीफ साहब तौसी के हक में रहे हैं बसा औकात और उन्होंने तौसी दी भी है। तो अगर तौसी हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा मुझे लगता है कि कानून साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून हमारे साथ है। सर यहाँ ये भी आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा कि बात सिर्फ कानून साजी या सिर्फ तौसी की नहीं है, यानी सिर्फ तौसी की बात नहीं है, बल्कि बाकायदा पैरामीटर्स भी सेट करने हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्या होनी चाहिए, उसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी होनी चाहिए, उससे अगर एक्सटेंशन देनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। मतलब सर क्या आप समझते हैं कि ये इतनी सिंपल कानून साजी है इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए? तो तौसी तो मिल चुकी है सर, 6 महीने की मिल गई है, मजीद भी कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए, नवंबर में जब वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, यानी 6 महीने जब पूरे होंगे और अगर तौसी दायरे किसी जमाने में होनी है तो 60 साल के हो जाएंगे कमर बाजा साहब। तो रिटायरमेंट की उम्र तो ये सामने आ जाएगी, मतलब रिटायरमेंट की उम्र का तयन तो 60 साल हो जाएगा। ये हमने भी सोचा है और ये कानून साजी के अंदर भी होगा। बाकी जो कुछ भी आप ये जो मोडेलिटी बता रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट के बाहर जो लोग हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो बैठकर इसको तय करेंगे कि इसको हम कैसे आगे लेकर बढ़ते हैं, कैसे आगे लेकर जाते हैं। क्योंकि चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या वो मियां शहबाज शरीफ, मुझे दोनों से ये भरपूर उम्मीद है कि वो इस मामले में ये नहीं देखेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का बिल है या तहरीक इंसाफ की करारदाद है या तहरीक इंसाफ की कानून साजी है। वो ये देखेंगे कि ये पाकिस्तानी करारदाद है, पाकिस्तान का बिल है और पाकिस्तान की कानून साजी। ठीक। अच्छा सर, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सानह APS के हवाले से। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सानिया पेश आया 5 बरस कबल और आज 5वीं बरसी थी उन तमाम शोधा की। सर आप डॉक्टर साहब इंसाफ हाउस में मौजूद थे जहां आपने शोधा के लिए दुआ भी करवाई। तो इस सानह के हवाले से भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी कौम मुत्तहिद हुई और जिस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसा जुमला मेरे लिए कह दिया, क्योंकि लोग समझ रहे थे मैंने वहां जाकर शमें जलाई। आपको पता है मैं शमें जलाने की हक रही, तो मैंने शमें नहीं जलाई थी, मैंने वहां जाकर दुआ कराई थी। और मैं समझता हूँ कि जिस कौम को दुआ पढ़नी आती हो और जिसको अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा सिखाया हो और जिसको दुरूद शरीफ पढ़ना आता हो, उसे शमें जलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो दुआ पढ़ सकती है। तो वहां हमने दुआ की, इज्तिमाई दुआ की और सूरह फातिहा दुरूद शरीफ सब किया। लेकिन जो दिल में दर्द और दुख है वो सरबलन साहब आज भी, और वो इसलिए कि जो बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं है, आज इन बच्चों की वजह से एक सिद्ध मुतय्यन हुई थी, एक राह मुतय्यन हुई थी। पाकिस्तान तो आज के दिन सुकूत ढाका का गम मनाता था, वो गम आज भी है, ये नहीं कि वो गम खत्म हो गया, वो दर्द आज भी है। वो
नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन इन बच्चों की कुर्बानी ने दर हकीकत हयात पाकिस्तान को जावेदानी बख्शी। और आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ ये अपने इस दुखे दिल के साथ कि बच्चों तुम तो चले गए, लेकिन तुमने हमें हमारा बचा खुचा पाकिस्तान हमें वापस लौटा दिया। वरना दुश्मन तो ये चाह रहा था कि किसी तरह इनसे मज़ाकरात हो जाए, इन्हीं से बात हो जाए, इन्हीं CCP वालों से जिनके दफातर भारत से ऑपरेट हो रहे थे, ताकि इनसे बात हो और इनसे हम बातचीत के रास्ते पर चल पड़े। इन बच्चों ने कुर्बानी देकर हमें ये बता दिया कि इनसे बातचीत नहीं करनी, खवारिज से बातचीत नहीं करनी, खारजियों से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, खारजी इस्लाम से खारिज है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं, इनसे कोई बात नहीं करनी। ये इन बच्चों ने हमको बता दिया। तो आज 5 बरस बीत जाने के बावजूद इन बच्चों की कुर्बानियां, इन बच्चों की यादें दिलों में ताजा है। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम ये सब बातें कर रहे हैं, तो इस बात का भी है कि बहुत सारे ऐसे कातिल हैं जो अभी भी आजाद हैं। आज भी आपने खबर बाजवा साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बताया कि जो इन्वॉल्व टेररिस्ट हैं उनमें से 5 को फांसी पर लटकाया जा चुका है। इसका मतलब ये कि अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, अभी बहुत सारे चेहरों से नकाब उठना बाकी है। मैंने तो ये भी मुतालबा किया है कि एहसान को भी अब मेहमान खाने से बाहर निकाला जाए। काफी तवाज़ो हो गई है और काफी मेहमान नवाजी हो गई है, तो एहसान को भी तख्तेदार पर होना चाहिए। तो मैं तो ये भी कहता हूँ, और उसके अलावा जो लोग हैं, जो भी मास्टरमाइंड है इसके, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उन लोगों से भी मुज़ाकरात करने चाहिए कि जो इस पूरे कहानी को सामने रखते हुए एहसान से महरूमी का शिकार है, उनसे बात करनी चाहिए। और बच्चों को खास तौर पर, अगर आपको याद हो सरबलंद साहब, तो अबू जहल को माज और मऊवज नामी बच्चों ने वासिले जहन्नम किया था। तो मेरा ये मुतालबा भी है, मेरा ये ख्वाहिश भी है, मेरी ये दरख्वास्त भी है और मेरी ये तमन्ना भी है कि निशान माज और मऊवज बच्चों को देने का ऐलान किया जाए और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा निशान हो कि जो इन बहादुर बच्चों के नाम किए जाए। बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू जी। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।